हुंजा ट्रैवल डायरीज में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर मकाम सियाहत की ट्रैवल डायरी लेकर आ रहे हैं, हुंजा, जो गिलगित बल्तिस्तान की वादी है। हमारे सफर का आगाज इस्लामाबाद से हुआ। इस्लामाबाद से हम पहले सफर करेंगे पेशावर मोटरवे पर। आगे जाकर हम हजारा मोटरवे की तरफ मुड़ जाएंगे। इस्लामाबाद से हुंजा तकरीबन 15 घंटे का सफर है और मुनासिब यही है कि एक रात नारान में गुजारी जाए। इस्लामाबाद से नारान पहुंचने में 6 से 7 घंटे लग जाएंगे और आगे का सफर 8 से 9 घंटे का है, बशर्ते कि किसी इलाके में लैंडस्लाइडिंग ना हुई हो, वरना सफर लंबा भी हो सकता है और इसलिए भी बेहतर है कि एक दिन में हुंजा तक जाने का प्रोग्राम ना बनाया जाए, खसूसन अगर आपके साथ फैमिली है। मानसहरा के पास रेस्ट एरिया आएगा तो वहाँ पर वॉशरूम इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इससे आगे कोई रेस्ट एरिया नहीं मिलेगा। हजारा मोटरवे में मानसहरा से आगे टोल प्लाजा आएगा और इसके बाद एक लेन का मोटरवे शुरू हो जाएगा। ये मोटरवे थाकोट तक जाता है। हम मानसहरा से उतरकर भी बालाकोट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन शहर के बीच से जाने में ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है, तो हम इस रास्ते से जाएंगे जहां से ज्यादातर लोग नारान की तरफ जाते हैं। मोटरवे से हमने दाईं तरफ शाहता इंटरचेंज से मुड़ना है। ये कोई बड़ा इंटरचेंज नहीं, बल्कि एक छोटा सा साइन बोर्ड आएगा जिससे हम एक गली में दाखिल हो जाएंगे। बड़ी आसानी से नजरों से ओझल हो सकता है, इसलिए शक हो तो किसी से रास्ता पूछने की कोशिश करें या फिर हमारी वीडियो से गाइड लें, क्योंकि पूरे रास्ते की वीडियो बनाकर हम अपने चैनल पर पहले ही डाल चुके हैं, इस्लामाबाद टू खुंजराब अलोंग द वे सीरीज। इस गली से निकलकर भी आपको अंदाजे से ही बालाकोट की तरफ निकलना है, क्योंकि यहाँ अभी सड़कें बन रही हैं और कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ दूसरी गाड़ियाँ जा रही हों आप भी पीछे लग जाएं या फिर हमारी दूसरी वीडियो देख लें। हम इस रास्ते से जाएं या मानसहरा शहर से पहुँचेंगे एक ही जगह, क्योंकि नारान की तरफ जाता तो एक ही रास्ता है। बालाकोट से नारान तक के पहाड़ों में बहुत सब्जा है, लेकिन नारान से आगे मुख्तलिफ पहाड़ और मुख्तलिफ नज़ारे मिलेंगे। रास्ते में अगर आप शोगरान जाना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं। ये ट्रक वाला शहजादा था। रास्ते में आपको ऐसे बहुत से शहजादे मिल सकते हैं। खबरदार, होशियार, अगर ये लोग बीच में ना पड़ते तो वो बदमाशी करने की नीयत नाश्ते में खा कर आया था। कागान के पास पहुंचे तो वहां डैम की तामीर का काम जारी है, जिसकी वजह से सड़क कुछ देर खराब मिलेगी, लेकिन वहां रुकना या तस्वीर या वीडियो बनाने की इजाजत नहीं। डैम का इलाका खत्म हो तो नारान कुछ दूरी पर ही मिलेगा। नारान पहुंचकर हमें 2 रास्ते मिलेंगे। बाईं तरफ का रास्ता नारान बाजार को जाता है और दाईं तरफ बाईपास। अगर आपका होटल नारान बाजार रोड पर है तो आप वहां जाएं, वरना बिल्कुल ना जाएं। रोड छोटी है और रश बहुत होता है, ट्रैफिक में गाड़ी फंस सकती है। बाईपास से होते हुए हम इस चौक पर पहुंचेंगे, जहां से फिर से बाईं तरफ नारान बाजार का रास्ता मिलेगा। सीधा रास्ता बाबूसर को जाता है और दाईं तरफ भी बहुत से होटल हैं और यही रास्ता झील सैफुल मलूक को भी जाता है। हमने इसी रोड पर होटल लिया ताकि नारान बाजार के रश से बच सकें। होटल सराय। हमने ये होटल पोटोहारी बैठक टीवी यूट्यूब चैनल की वीडियो में दी गई रिकमेंडेशन पर बुक किया। यहाँ पर हम ये बताते चलें कि इस चैनल को चलाने वाले मलिक अब्दुल सबूर साहब मौसम की अपडेट देते रहते हैं और अगर इनसे कोई सवाल पूछें तो कुछ घंटे में उसका जवाब भी देते हैं।
انہوں نے ہماری بھی رہنمائی فرمائی، جس کے لیے ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔ یہ کافی مہنگا ہوٹل ہے، لیکن آف سیزن کی وجہ سے ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ ملا۔ ہوٹل اچھا بنا ہوا ہے، لیکن ابھی اس کے کچھ حصے میں تعمیر کا کام جاری ہے۔ کمرہ اچھا تھا اور بظاہر 4 یا 5 سٹار ہوٹلز جیسا ماحول تھا، لیکن 3 چیزوں کی سخت کمی محسوس ہوئی۔ پہلا یہ کہ واش روم میں پانی گرم نہیں آ رہا تھا۔ دوسرا بہت بڑا مسئلہ کہ کمرے میں سینٹرل ہیٹنگ کا نظام نہیں تھا۔ ہمارا سفر اکتوبر میں تھا اور وہاں سردی شروع ہو چکی تھی، لیکن ہمیں یہ پتا چلا کہ اس وقت ناران میں کوئی ایسا ہوٹل نہیں جہاں سینٹرل کولنگ یا ہیٹنگ کا نظام ہے، جو سن کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ خیر، ان کے پاس LNG ہیٹر کا انتظام تھا، لیکن پہلے تو یہ کہ وہ ہیٹر پورے کمرے کو گرم نہیں کرتا، اور دوسرا ہمارے مطابق اس کا استعمال خطرناک ہے اور ہوٹل میں اس کی بجائے الیکٹرک ہیٹرز ہونے چاہیے۔ تیسری کمی کا ذکر ہم ہنزا پہنچ کر کریں گے، کیونکہ وہ کمی وہاں کے ہوٹل میں بھی تھی، لیکن ان 3 چیزوں کی کمی کی وجہ سے ہمیں لگا کہ کمرے کا کرایہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ اگر یہ ہوٹل اپنے ریٹ کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اور سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ان 3 کمیوں کو دور کرنا پڑے گا، اور یہی تجویز ہم نے ریسیپشن پر بھی دی۔ عمل کرنا یا نہ کرنا ان کی مرضی پر ہے۔ رات تو ہو ہی چکی تھی، تو ہم نے ناران بازار جانے کا پروگرام بنایا۔ اپنی گاڑی پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن پارکنگ کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہوٹل کی ریسیپشن سے کرائے پر جیپ بھی منگوائی جا سکتی ہے۔ بازار میں زیادہ دکانیں دستکاری اور ڈرائی فروٹ کی ملیں گی، اور ریسٹورنٹ بھی یہیں پر ملیں گے۔ اگلے دن ہم ہنزا کے لیے نکلے۔ تھکن کی وجہ سے نیند زیادہ آ گئی تھی، تو ہم نکلنے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے اور 12 بجے نکلے۔ جانے سے پہلے ہم نے کچھ پیٹرول ڈلوایا اور ٹائروں کی ہوا بھی چیک کروائی۔ سفر پر نکلنے سے پہلے یہ ضرور کرنا چاہیے، خصوصاً پہاڑی یا کم آبادی والے علاقوں میں۔ میں ایک بار پہلے ناران تک آیا تھا اور وہ راستہ دیکھ چکا تھا، تو بابو سر کی طرف نکلنے کا راستہ میرے لیے نیا تھا۔ شاید ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ناران سے آگے کے نظارے کافی مختلف تھے، اور میرا یہی تجزیہ ہے کہ نظاروں کی اصل خوبصورتی ناران سے آگے ہی شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ راستے تھے جو آج سے پہلے ہم صرف ٹی وی یا فلموں میں دیکھتے تھے، اور خود ان راستوں پر گاڑی چلاتے ہوئے ایک عجیب کیفیت ہوئی، جیسے اللہ نے کوئی بہت پرانی حسرت پوری کر دی۔ ان نظاروں کا اصل مزہ گاڑی چلانے والے کو آئے گا یا اسے جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہو۔ اگر آپ خود سے ہنزا جانے کا ارادہ کریں تو ہماری اسلام آباد سے خنجراب تک کے پورے راستے والی ویڈیو مت دیکھیں، لیکن اگر آپ نہ جا سکیں یا اگر جائیں اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا موقع نہ ملے تو آپ پورے راستے سے اس ویڈیو کے ذریعے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ ناران سے تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ایک مقام ہے باٹا کنڈی۔ یہاں بھی کچھ ہوٹل موجود ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر آپ نے ایک رات کا وقفہ لے کر ہنزا سفر کرنا ہے تو ناران کی بجائے باٹا کنڈی میں ٹھہریں، تاکہ ہنزا کے لمبے سفر میں سے کچھ وقت بچ سکے۔ ہم نے پہلے وہیں رکنے کا سوچا تھا، لیکن وہاں ہمیں صرف ایک ہوٹل کا ہی پتا تھا، رومی۔ ایک دن پہلے جب انہیں فون کیا تو معلوم ہوا کہ اس رات ان کے پاس کوئی کمرہ خالی نہیں، اسی لیے ہم ناران سرائے ہوٹل میں ٹھہرے۔ لولو سر، ہمیں ناران سے نکلنے میں دیر ہو گئی اور آگے کا سفر کافی لمبا تھا، تو ہم نے بہتر سمجھا کہ واپسی پر موقع ملا تو یہاں رک جائیں گے، لیکن ابھی نہیں رکتے۔ اسلام آباد سے چلتے وقت ہم نے سوچا تھا کہ ناران 2 راتیں رکیں گے، جمعے کو پہنچ کر ہفتے کے دن جھیل سیف الملوک دیکھیں گے اور اتوار کو ہنزا کے لیے نکلیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ ہو گیا۔ بابو سر ٹاپ عام طور پر مئی سے اکتوبر تک کھلتا ہے۔ جیسے ہی اکتوبر میں برف باری شروع ہو تو کبھی بند ہوتا اور کبھی کھلتا ہے، اور برف باری شدید ہو جائے تو راستہ مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ موسم کی پیشگوئی کے مطابق اتوار کو برف باری ہو سکتی تھی۔ اگر پیشگوئی کے مطابق برف باری ہو جاتی اور راستہ بند ہو جاتا تو ہم پھنس جاتے اور اپنی اصل منزل کی طرف جا ہی نہ پاتے۔ تو ہم نے سوچا کہ اگر اللہ نے چاہا اور واپسی پر راستہ کھل گیا تو جھیل سیف الملوک واپسی پر دیکھ لیں گے، ورنہ پھر کبھی آ جائیں گے۔ اسلام آباد سے ناران جانا اتنا مشکل نہیں، لیکن ہنزا تک کا پروگرام روز روز بنانا ممکن نہیں۔
फिर बेहतरीन कुदरती नज़ारों के बीचों बीच चढ़ाई बढ़ती चली गई और हम बाबूसर टॉप पहुंचे, जो उस इलाके का सबसे बुलंद मकाम है। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ देर गाड़ी जरूर बंद करनी चाहिए ताकि गाड़ी का इंजन भी सुकून का सांस ले सके। जब हम गाड़ी से उतरे तो सर्द हवाओं के जोर से हमें वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। 50 रुपए देकर ये काम सरंजाम दिया जा सकता है, लेकिन इंतजाम डंग टपाऊ ही था। खैर, उस मकाम पर ऐसा इंतजाम होना भी शायद गनीमत ही है। लड़के तो पहाड़ों में कहीं भी रुककर ये फरीजा अंजाम दे सकते हैं, लेकिन खवातीन के लिए मुश्किल होती है, तो इन्हें इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, वरना इन्हें चिलास से आगे किसी पेट्रोल पंप तक का इंतजार करना पड़ेगा। बाबूसर टॉप की ऊंचाई तकरीबन 13,700 फीट है। बाबूसर से आगे बढ़े तो एकदम बहुत ज्यादा उतराई मिली। सफर में हमें बाकी लोगों के मुकाबले में वक्त थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि हमारी पहाड़ी रास्तों पर बहुत तबीयत खराब होती है और ज्यादा मोड़ वाले रास्तों पर हम गाड़ी बहुत ही आहिस्ता चलाते हैं। फिर कुछ सफर तय करने के बाद हम इंटरचेंज पर पहुंचे, जहां से बाईं तरफ चिलास शहर है। हम दाईं तरफ मुड़े। ये है कराकोरम हाईवे, गिलगित हुंजा से होती हुई सीधी चाइना बॉर्डर खुंजराब पास तक अब हमें यही सड़क लेकर जाएगी। अगर बाबूसर का रास्ता बंद हो जाए तो इस रोड से हुंजा का रास्ता सारा साल खुला रहता है, लेकिन चिलास से पीछे ये रोड कई मकामात पर डैम की तामीर की वजह से बहुत खराब है और कभी लैंडस्लाइडिंग या कभी तामीरी कामों की वजह से घंटा घंटा ट्रैफिक रोक भी दी जाती है। हम इस रास्ते से बचना चाहते थे और आते हुए तो अल्लाह ने बचा लिया। दुआ यही की कि वापसी पर भी अल्लाह बचा ले, लेकिन इसका पता तो वापसी पर ही चलेगा। वैसे इस रास्ते से आने के लिए हमें हजारा मोटरवे से ठाकोट तक और फिर बिशाम तक जाना पड़ेगा। कुछ दूर जाने के बाद हमें पेट्रोल पंप नजर आया और हमने अपनी जरूरत को पूरा किया। हमें जरूरत भी आम लोगों के मुकाबले में जल्दी पड़ जाती है। उससे आगे निकले तो ज्यादातर रोड हमें अच्छी मिली। इस रोड को सिल्क रूट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी चलाते हुए ऐसा ही महसूस होता है जैसे किसी सिल्की कपड़े पर हाथ फेर रहे हैं। कहीं कहीं रोड खराब है और मुरम्मत की जरूरत भी है। रायकोट का एक ऐसा इलाका है जहां सड़क काफी खराब है। शायद यहां अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती है। ये छोटा सा सड़क का हिस्सा बहुत खतरनाक है और यहाँ खास तौर पर बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए। वैसे तो तमाम रास्ते पर ही बहुत एहतियात से गाड़ी चलाएं, क्योंकि रोड के अक्सर हिस्सों में साइड पर रोड गार्ड नहीं, जो कि पूरे रास्ते होने चाहिए। बहरहाल एहतियात खुद करें। इन्हीं इलाकों में उन्हीं दिनों हमारे भाई के एक जानने वालों की गाड़ी खाई में गिरने की वजह से पूरी फैमिली अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। इस पूरे सफर में सबसे बड़ा मसला हमें यही लगा कि मोटरवे जैसी आरामगाहों की सख्त जरूरत है, खास तौर पर उस वक्त जब हुकूमत ये चाहती है कि इन इलाकों में सयाहों की आमदोरफ्त बढ़े। खाने पीने का मसला नहीं, वो तो इंतजाम करके निकला जा सकता है, लेकिन अच्छे वॉशरूम की सख्त जरूरत है और गाड़ी के सर्विस स्टेशंस की भी, क्योंकि मुझे सारा रास्ता यही परेशानी रही कि अगर इस इलाके में गाड़ी खराब हो जाए या कोई और मसला हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। फिर रास्ता चलता रहा और यहीं से स्कर्दू मोड़ भी आया। स्कर्दू रोड उन दिनों तामीर के आखिरी मराहिल में थी, लेकिन फिर भी हमने वहां तब तक जाना मुनासिब नहीं समझा जब तक सड़क मुकम्मल बन न जाती। अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी वहां का भी दौरा करेंगे।
फिर ये सड़क गिलगित को जा पहुंची और वहां जाकर पता चला कि हुंजा के लिए सड़क पहले ही मुड़ गई थी। अब पता नहीं साइन बोर्ड ठीक से आवेजा नहीं थे या हम ठीक से देख नहीं पाए। अंधेरा होने ही वाला था और पहली मर्तबा हम हुंजा जा रहे थे। रास्ते की कोई खैर खबर नहीं थी तो हमने सोचा कि गिलगित में रात गुजार ली जाए। उस वक्त होटल ढूंढना मुश्किल था। हम सिर्फ सेरीना गिलगित के बारे में जानते थे। हमारा एक दोस्त सेरीना में काम करता है जिसे हमने फोन मिलाया और कमरे का रेट पता करवाया, लेकिन पता चला कि कोई कमरा उस दिन खाली नहीं। ये हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं जो ऑफ सीजन है, तो अगर आप सीजन में सफर करें पहले से ही अपने पसंद के होटल में कमरा बुक करवा लें। आखिरी वक्त में हो सकता है पसंद का होटल ना मिले। बहरहाल गिलगित में कोई दूसरा मुनासिब होटल तलाश करने की बजाय हम अल्लाह का नाम लेकर गिलगित से वापस मुड़े और कराकोरम हाईवे पर हुंजा की तरफ सफर जारी रखा। हुंजा पहुंचते हुए मुकम्मल अंधेरा छा गया और रास्ते में अपनी गाड़ी की रोशनी के अलावा कोई और रोशनी ना मिली। कैमरे से बनी इस वीडियो में आसमान की रोशनी बेहतर महसूस हो रही है, वरना अंधेरा इस वक्त भी बढ़ चुका था। धीमी रफ्तार से हमने सफर जारी रखा। नारान से आगे रास्तों में मोबाइल सिग्नल अच्छे नहीं, तो हम जीपीएस से ये अंदाजा ना लगा पाए कि हुंजा में जिस मकाम पर हमारा होटल है वो कितनी दूर होगा। बस सड़क के साथ साथ चलते रहे। फिर एक दुकान मिली और इससे होटल का रास्ता पूछा। उसने बताया कि वो होटल करीमाबाद में है जो अभी 15 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर हम अंदाजा करते वहाँ पहुँचे तो रास्ते में एक बाजार आया जिसकी ज्यादा दुकानें बंद हो चुकी थीं। खैर वहाँ से भी पता किया और इसी सड़क पर सीधा जाने का इशारा मिला। फिर एक मकाम पर पहुँचे तो बाईं तरफ करीमाबाद का साइन बोर्ड मिला और हम इस सड़क पर चढ़ गए और फिर अंदाजा करते करते हम अपने होटल रूमी दास्तान तक पहुँच ही गए। एक चीज ने हमारा साथ दिया। जीपीएस तो नहीं चल रहा था, लेकिन हमने ऑफलाइन गूगल मैप सेव कर लिया था और उससे हमें मदद जरूर मिली। हम पहुंचे रात को थे तो उस वक्त होटल की बाहर से वीडियो बन नहीं सकती थी, तो आप सुबह की वीडियो में होटल का नजारा करें। वैसे तो हुंजा में काफी होटल हैं और अच्छे भी होंगे, लेकिन दोस्तों से पूछने पर उन्होंने हमें 3 होटलों के बारे में बताया, सेरीना, अल्तित फोर्ट, दरबार और रूमी दास्तान। उनके रेट्स मिलते जुलते ही थे, लेकिन हमने रूमी दास्तान का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि ऑफ सीजन में उनकी डील चल रही थी कि 2 रातें ठहरने पर तीसरी रात फ्री, और इस डील से कमरे का 1 रात का किराया काफी मुनासिब हो गया। लेकिन एक मसला हो गया, वहाँ होटल में लिफ्ट नहीं है। पूछने पर बताया गया कि यहाँ करीमाबाद में सब होटल पहाड़ों पर बने हैं, जिसकी वजह से किसी होटल में लिफ्ट का इंतजाम नहीं। मैं नहीं जानता कि दरबार में या दूसरे होटलों में भी लिफ्ट है या नहीं, या क्या वाकई वहाँ लिफ्ट बनाई नहीं जा सकती करीमाबाद में। बहरहाल हमें ग्राउंड फ्लोर पर कमरा मिल गया, लेकिन इसकी कीमत हर रात में 1000 रुपए फालतू थी। फैमिली होने की वजह से हमें लगा कि ये इजाफी खर्चा कर लेना चाहिए। हम अपने कमरे में सामान बिखेर चुके थे तो अगले रोज अदनान साहब ने मुस्कुराते चेहरे के साथ हमें एक और कमरा वीलॉग में शामिल करने की नीयत से दिखाया, जो वैसा ही था जैसा हमारा कमरा। हमारे कमरे का पहला इंप्रेशन इतना अच्छा नहीं था। डिस्काउंट के बाद जो पैसे बने इस हिसाब से तो ठीक था, लेकिन अगर डिस्काउंट के बगैर पैसे दिए जाते तो महंगा महसूस हुआ। ऐसे लगा जैसे फर्नीचर, दीवारों का रंग, चादर का कपड़ा वगैरह पुराने हो चुके हैं और बहुत अरसे से इनमें नई सरमायाकारी नहीं की गई। माहौल थोड़ा पुराने कमरे जैसा महसूस हुआ, लेकिन फिर गुजारा हो ही गया और फैसिलिटीज ठीक थी। कुछ देर नल खोलने के बाद पानी गर्म हो जाता और इन्वर्टर एसी भी लगा था, जो हमारे लिए जरूरी था। अब हम इस तीसरे मसले की तरफ आते हैं जिसका जिक्र हमने नारान के सराय होटल में किया और जो यहाँ भी था। दफ्तरी काम और जाती खर्च पर कुछ मुमालिक में जाने का इत्तेफाक हो चुका है और हमने आज तक मुल्क से बाहर एक भी 4 या 5 स्टार होटल ऐसा नहीं देखा जिसमें इलेक्ट्रिक केटल का इंतजाम ना हो। खैर, इस बात का हमें वहाँ जाने से पहले ही पता चल चुका था, तो हम अपनी केटल साथ लेकर गए ताकि जब दिल करे चाय, कहवा या सिर्फ गर्म पानी पी सकें। आप मुनासिब समझें तो अपनी केटल साथ ले जाएं और चाय वगैरह का सामान भी। अच्छे होटलों को हर कमरे में ये सहूलत फराहम करनी चाहिए। पूछने पर बताया कि अगर कोई चाहेगा तो उसको केटल दे दी जाएगी, लेकिन हम समझते हैं कि अच्छे होटलों के हर कमरे में इसका इंतजाम होना चाहिए।